नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले तमाम खबरों को खबरदार के लेंस से आपको दिखाते हैं। सबसे चिंताजनक खबर आज यह है कि भारत में कोरोना के मामले 1,38,845 हो गए। इन्हें सिर्फ आंकड़ा मत समझिएगा, ये जीते जागते लोग हैं। अब हर रोज रिपोर्ट होने वाले नए मामलों का रिकॉर्ड डरावनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है। 6,977 मामले सिर्फ एक दिन में, यानी 24 घंटों में करीब 7,000 मामले सामने आए। सबसे बड़ी चिंता मुंबई को लेकर है। मुंबई में रोज सामने आने वाले नए कोरोना केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। नए केस के मामले में मुंबई अब मॉस्को के बाद नंबर 2 पर है और अकेले मुंबई शहर में भारत के 20% से ज्यादा केस हैं। मई के महीने में मुंबई के कोरोना केस 3 गुना हो चुके हैं। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब दुनिया में हर रोज सबसे ज्यादा नए मामले मुंबई में सामने आने लग सकते हैं। इसका विश्लेषण विस्तार से करेंगे थोड़ी देर में। आज की बड़ी खबर यह भी है कि चीन की मक्कारी के सैटेलाइट सबूत आज तक के पास आ गए हैं। आज हम आपको सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से बताएंगे कि चीन ने एलएसी पर भारत के हिस्से की जमीन हड़पने के लिए किस तरह की तैयारी की। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को चौंका देंगी। चिंताजनक खबर, देश में कोरोना के मामले जिस खतरनाक ऊंचाई पर हैं, उतनी ही खतरनाक ऊंचाई पर प्रवासी मजदूरों पर राजनीति भी पहुंच गई है। इस राजनीति को डिकोड करना भी आज जरूरी है। कागज, मंजूरी और प्रोटोकॉल की राजनीति में मजदूर किस तरह से पिस रहे हैं, यह भी सबके सामने आना चाहिए। जरा सोचिए कि 45 डिग्री की गर्मी हो, बिजली ना हो और ऐसे में कोई क्वारंटीन सेंटर में हो तो उसका क्या हाल होगा। गर्मी से उबलते हुए क्वारंटीन सेंटर्स में प्रवासी मजदूरों की हालत कैसी है, इस पर हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत से लोग खुद को खुशकिस्मत समझेंगे। आज आपके लिए काम की खबर यह होगी कि करीब 2 महीने के इंतजार के बाद आज से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई। आज एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के चेहरे के भाव नहीं दिख रहे थे क्योंकि बहुत सारे यात्रियों के चेहरे ढके हुए थे। तमाम यात्री फेस मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। सभी यात्री थोड़ी चिंता में थे और अपनी तरफ से पूरी सावधानी भी बरत रहे थे। उड़ानों को लेकर अलग अलग राज्यों ने क्या क्या नियम कायदे रखे हैं, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। विदेशों से भारतीयों को लाने में लगी एयर इंडिया की उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज छुट्टी के बावजूद सुनवाई की। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने एयर इंडिया को अगले 10 दिन तक बीच वाली सीट बुक करने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके बाद उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें बीच वाली सीट को बुक नहीं करने का आदेश दिया गया था। और आज मशहूर हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को श्रद्धांजलि देने का दिन है। 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक्स में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। बलबीर सिंह को 1957 में पद्मश्री मिला था। वो ये सम्मान हासिल करने वाले देश के पहले खिलाड़ी थे। तो शुरुआत करते चीन की मक्कारी के सैटेलाइट सबूतों से। चीन के सैनिक किस तरह भारत के इलाके में घूमते पाए गए और कैसे चीन का इरादा भारत की जमीन को हड़पने का है, इस पर आज एक एक्सक्लूसिव खबर आज तक के पास है। गालवन घाटी में चीन ने अपने कम से कम 1000 सैनिक एलएसी के पास खड़े कर दिए। इसके अलावा पेंगोंग झील में भी चीन की पेट्रोलिंग नावें देखी गई। यह चाइनीज नाव भारत के आईटीबीपी कैंप से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर देखी गई। हमारे पास यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से हासिल की गई सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो चीन को पूरी तरह से बेनकाब कर देंगी। कोरोना काल में भारत और चीन के इस टकराव के बड़े मायने हैं, इसलिए यह खबर आज आपको ध्यान से देखनी चाहिए। लद्दाख में भारत और चीन आंख में आंख डालकर आमने सामने खड़े हैं। इस तनाव और टकराव के बीच चीन की पोल खोलने वाली तस्वीरें हम लगातार दुनिया के सामने ला रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हमने आपको लद्दाख के गालवन घाटी में ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें यह पता चल रहा है कि चीन एलएसी पर जमीन हड़पने के इरादे से घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। भारत और चीन के संघर्ष के बीच ये तस्वीरें पहला सबूत बनकर सामने आई और दुनिया भर की आंखों में चढ़ गईं। लेकिन आज एक नया सैटेलाइट सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं। भारत चीन के टकराव का पूरा सीन अब गालवन घाटी से लद्दाख की मशहूर पेंगोंग झील तक पहुंच गया है। आपको मशहूर फिल्म 3 इडियट्स के आखिरी सीन की वो मशहूर झील याद होगी। यही पेंगोंग झील
अब भारत और चीन के टकराव का केंद्र बिंदु बन गई है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की नई सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि इस पेंगोंग झील के किनारे पर भारतीय सैनिक खड़े हैं। भारत और चीन के बीच की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी झील से होकर गुजरती है, यानी ये झील भारत और चीन के बीच विभाजित है। हालांकि एलएसी इस झील में किस जगह से गुजरती है, इसे लेकर भारत और चीन की अपनी अपनी राय है और ये टकराव की बड़ी वजह है। ये पेंगोंग झील का वो इलाका है जिसे फिंगर एरिया कहा जाता है और यहीं पर भारत और चीन के बीच पूरा एक्शन चल रहा है। ये लंबा निकला हुआ हिस्सा फिंगर 4 ये वही जगह है जहां भारत और चीन के सैनिक 5 मई को एक दूसरे से भिड़ गए थे। अब इस तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं और ऐसा करते ही आप समझ जाएंगे कि उस दिन के बाद इस इलाके में चीन ने क्या किया। ध्यान से देखिए, ये इलाका 4 मई को भारतीय और चीनी सैनिकों के टकराव के पहले एकदम खाली था और अब 24 मई को चीन के अस्थायी निर्माण यहां साफ देखे जा सकते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, आईटीबीपी कैंप टकराव की जगह से पश्चिम दिशा की ओर मौजूद है। 29 अप्रैल को यह हिस्सा ऐसा दिखता था और टकराव के बाद ये देखिए भारत ने किस तरह चीन द्वारा सेना बढ़ाने के फैसले पर जवाब दिया। इन तस्वीरों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि यहाँ आईटीबीपी का एक स्थायी कैंप है जो भारतीय सीमा के अंदर कई वर्षों से है। ये तस्वीरें इस बात का संकेत देती हैं कि चीन के सैनिकों की टुकड़ी संभावित रूप से एलएसी से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर थी और ये मई के पहले हफ्ते की तस्वीरों में नहीं दिखाई देता। और अब ये तस्वीर देखिए, ये बता रही है कि चीन की पेट्रोलिंग करने वाली नावों की एंट्री हो चुकी है और वो आईटीबीपी कैंप से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि चीन ने इस इलाके में अपना निर्माण 5 मई की झड़प के बाद ही शुरू किया। अब सारी तस्वीरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। गालवन घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास चीन ने अपने सैनिकों का पूरा कैंप लगा लिया है और वहां कम से कम 1000 सैनिक हैं। चीन के स्थानीय टेंट, बड़े बड़े ट्रक और मशीनरियां, ये सब देखकर पता चलता है कि चीन की नीयत में खोट है और पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय इलाके में घुसपैठ की गई। पिछले 3 हफ्तों में कम से कम 4 बार चीन की तरफ से भारत को उकसाने वाली हरकतें की गईं। सैटेलाइट तस्वीरों के विशेषज्ञ इन तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं कि चीन इलाके में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी की ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि पेंगोंग झील के आसपास चीन के सैनिकों ने किस तरह डेरा जमाया हुआ। इसी के साथ भारत और चीन का यह संघर्ष अब 3 हफ्ते से ज्यादा लंबा खिंच चुका है। अंकित कुमार, आज तक। अब इस उलझे हुए मामले को हम आपको थोड़ा सा सरल करके पूरी पिक्चर दिखाते हैं। जो तस्वीरें अब तक मिली हैं वो बताती हैं कि भारत और चीन की एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास चीन के कैंप मिले, चीन के ट्रक वहां पर दिखाई दिए, चीन के टेंट वहां लगे दिखे हैं और चीन के 5000 से ज्यादा सैनिक गालवन घाटी की उत्तर दिशा में मौजूद हैं। यह गतिविधि दौलत बेग ओल्डी और इससे जुड़े हुए सेक्टर में हुई है। गालवन का वो इलाका जहां भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ था, वहां चीन ने 900 सैनिक भेज दिए। चीन ने जो गालवन में घाटी में किया वही पेंगोंग त्सो इलाके में कर रहा। चीन की मोटर बोट वाली गतिविधि दिखाई वहां पर दी है, जिस पर शक होता है नेपाल क्या कर रहा। भारत नेपाल सीमा पर तनाव के बीच नेपाल सरकार ने सीमा पर धारचूला टिंकर रोड के निर्माण का काम शुरू कर दिया। इस रोड की लंबाई 130 किलोमीटर है। यह नेपाल की सेना को सौंपा गया है। इस सड़क का करीब 50 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड से लगने वाली भारत नेपाल सीमा के साथ साथ लगता है। पिछले 12 साल से इस रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, लेकिन सिर्फ 43 किलोमीटर लंबी सड़क ही बन पाई थी। नेपाल की इस गतिविधि के पीछे चीन हो सकता है। भारत क्या कर रहा है? भारत ने एलएसी पर सैनिक बढ़ा दिए। लद्दाख के सभी बॉर्डर वाले इलाकों में पेट्रोलिंग और सर्विलांस भारत ने बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर भी निगरानी भारत ने बढ़ा दी। चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग के जवाब में भारतीय सैनिकों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से ऐसी लोकेशंस पर भेजा जा रहा है जिससे चीन आगे न बढ़ पाए। चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने मजबूत जवाब दिया। चीन की हरकत के जवाब में भारत ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई
लेकिन विस्तारवादी नीतियों वाले चीन को अब सिर्फ भारत से ही जवाब नहीं मिल रहा, बल्कि हांगकांग भी चीन के खिलाफ इस समय उबल रहा है। हांगकांग को लेकर चीन पर अमेरिका और ताइवान ने भी दबाव बढ़ा दिया। हांगकांग के लिए चीन पिछले हफ्ते अपनी संसद में एक नया सुरक्षा बिल लेकर आया। चीन की दलील है कि यह बिल हांगकांग में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन हांगकांग में आशंका फैल गई कि बिल से उसका विशेष दर्जा खत्म हो जाए। इसी आशंका पर हांगकांग में रविवार को जोरदार प्रदर्शन हुए। ताइवान की राष्ट्रपति ताई इंग वेन ने यह कहा कि हांगकांग के लोगों को ताइवान समर्थन करता रहेगा। चीन बंदूक और दमन का अपना रास्ता छोड़ दे। हांगकांग के लिए चीन के प्रस्तावित कानून पर अमेरिका ने तो प्रतिबंधों की चेतावनी तक जारी कर दी है। अमेरिका कहने से रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि 1992 के हांगकांग पॉलिसी एक्ट और 2019 के हांगकांग ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी एक्ट के तहत हांगकांग की स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। चीन का कानून इस अधिकार को छीन रहा है, तो इसके नतीजे उनको भुगतने होंगे। प्रतिबंध और अन्य कार्रवाइयां होंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह सारी परिस्थितियां परेशान करने वाली हैं। हालांकि चीन की आधिकारिक प्रतिक्रिया में यही कहा जा रहा है कि चीन एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत पर टिका है और हांगकांग में बाहरी दखल उन्हें मंजूर नहीं होगा। और अब रुक करते देश की खबर का। प्रवासी मजदूरों पर राजनीति का घमासान बढ़ता जा रहा है। नई तकरार छिड़ी है यूपी सरकार के उस फैसले पर जिसमें यूपी सरकार ने कहा कि भविष्य में यूपी के मजदूरों की सेवाएं लेने वाले राज्य को पहले उत्तर प्रदेश से इजाजत लेनी होगी। यूपी सरकार मजदूरों के भले के लिए एक आयोग बनाना चाहती है जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा की नीतियां होंगी। यूपी सरकार कह रही है कि जो यूपी के मजदूरों की सेवाएं लेगा उसे उनके भले की गारंटी देनी पड़ेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के प्रवासी मजदूरों के साथ हुए सलूक से नाराज हैं और उसी की वजह से यूपी यह कदम उठाने जा रहा है। लेकिन मराठी मानुस की राजनीति करने वाली एमएनएस ने यूपी सरकार के इरादे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक पार्टियां भी योगी सरकार को घेर रही हैं। घर वापसी कर रहे मजदूरों को लेकर यूपी की योगी सरकार ने नया मोर्चा खोल दिया है। यूपी में श्रमिक कल्याण आयोग बनाने जा रही योगी सरकार ने कहा है कि अब कोई अन्य राज्य अगर यूपी के मजदूरों की सेवाएं लेगा तो पहले उसे यूपी सरकार से इजाजत लेनी होगी। जो माइग्रेंट लेबर आ रही है इसकी स्क्रीनिंग के साथ ही हम इसकी स्किलिंग भी करने जा रहे हैं और स्किल मैपिंग की जो कार्रवाई हमारी चल रही है, स्किल मैपिंग के माध्यम से आप आश्चर्य करेंगे कितना अच्छा मैन पावर हमारे पास है। तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दावा है कि यूपी में अब तक 23 लाख प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं और अगले हफ्ते तक लौटना चाह रहे सभी प्रवासी मजदूर यूपी लौट आएंगे। यूपी में 18 लाख मजदूरों की घर वापसी के लिए सबसे ज्यादा 1321 श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी दी गई। बसों के जरिए भी करीब 2.5 लाख मजदूर यूपी लौटे हैं। बड़ी तादाद में घर लौटे मजदूरों को रोजगार देना चुनौती होगी। ऐसे में मजदूरों की स्किल मैपिंग की बड़ी योजना बना रही योगी सरकार ने मजदूरों के बहाने राजनीतिक तीर भी छोड़ दिया है। जितने भी श्रमिक भाई हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इन्होंने तमाम राज्यों को संपन्न किया है। तमाम राज्यों में इन्होंने जाकर अपनी स्किल्स का प्रदर्शन किया है और तमाम राज्यों को डेवलप किया है। तो इसलिए हमारे श्रमिक भाइयों में बहुत स्किल है और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को लिखित तौर से मांगना होगा हमारे श्रमिक के लिए। हमारे श्रमिक भाई तभी जाएंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी सरकार को कम से कम उत्तर प्रदेश के मजदूरों पे कोई हक नहीं है बात करने का। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। बेचारे भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर महाराष्ट्र से पैदल आए हैं। आप महाराष्ट्र में उनको खाना तक नहीं दिला पाए थे, इसलिए आप मजदूरों पर अधिकार मत जमाइए। या महाराष्ट्र सरकार को आप उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मजदूरों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। एक सीधा सा सवाल है, ये कमीशन बनेगा उनकी प्रतिभा देखने के लिए, उसके अनुसार रोजगार देने के लिए, ठीक है, स्वागत। पर एक कमीशन और बन जाए कि जितने मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी और उनके वित्त मंत्री ने वादा किया है वो जमीन पर उतारा है, लागू हो जाए। कहते कुछ हैं,
चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, पर वो जमीन पे उतर नहीं रहा है। मजदूरों पर यूपी सरकार के इरादे से महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर सीधा असर पड़ सकता है, इसलिए वहां से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इतने सालों साल से हमने पूरे देश के मजदूरों को मुंबई ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, घर दिया है, दाना पानी दिया है। उसमें से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के थे। हमारे यहाँ एक भाईचारे से रहते थे। अभी संकट के घड़ी में मजबूरन उनको जाना पड़ा। उसका दोष अगर कोई राज्य सरकार को देता है तो ये ठीक नहीं है। अब अपने लोगों को अगर वो महाराष्ट्र में या और किसी राज्य में नहीं भेजना चाहते तो वो राज्य की जिम्मेदारी, हम हमारे क्या जिम्मेदारी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि आदित्यनाथ याद रखें कि मजदूरों को भी लौटने से पहले महाराष्ट्र की इजाजत लेनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार को प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए। जाहिर तौर पर योगी सरकार का फैसला मजदूरों के नाम पर चल रही तकरार को बढ़ा रहा है। रविवार को जब योगी सरकार ने मजदूरों पर अपने फैसले का ऐलान किया तो उसी दिन श्रमिक ट्रेनों को चलाने के मुद्दे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल की महाराष्ट्र सरकार से सीधी जंग छिड़ी। रेल मंत्री ने रविवार शाम को करीब 7 बजे 3 ट्वीट किए, जिसका मजमून कुछ यूं था। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। सभी निर्धारित जानकारी अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चला सके। उम्मीद है कि पहले की तरह स्टेशन पर आने के बाद ट्रेन को खाली न जाना पड़े। आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको जितनी ट्रेन चाहिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। रेल मंत्री का ये ट्वीट उद्धव ठाकरे के उस बयान का जवाब था जिसमें उद्धव ने रेलवे पर महाराष्ट्र को पर्याप्त श्रमिक ट्रेनें नहीं मुहैया कराने का आरोप लगाया था। आपण रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळत आहेत। अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळत आहेत। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे। उद्धव के आरोपों से तिलमिलाए पीयूष गोयल ने ट्विटर युद्ध छेड़ दिया था तो जवाब देने रात 10 बजे शिवसेना नेता संजय राउत मैदान में आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय को अपेक्षित गाड़ियों की सूची दी है। पीयूष जी से सिर्फ विनती यही है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे। गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन उड़ीसा ना पहुंच जाए। रात के करीब 12 बजे रेल मंत्री ने लिखा, रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है, फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार अभी भी अगले 1 घंटे में कितनी ट्रेनें कहां तक और पैसेंजर लिस्ट हमें भेज दें। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी रात काम कर कल की ट्रेन की तैयारी करेंगे। रात के करीब 2 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्वीट किया और लिखा, कहां है 125 ट्रेनों की लिस्ट? रात के 2 बज रहे हैं और हमें सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट मिली है, जिसमें से 5 पश्चिम बंगाल और ओडिशा की हैं, जिसे फिलहाल तूफान की वजह से नहीं चलाया जाएगा। हम 125 ट्रेनों के लिए तैयार थे, लेकिन अब सिर्फ 41 ट्रेन चला रहे हैं। इसके बाद सोमवार सुबह संजय राउत ने लिखा, क्या आपने 14 मई को नागपुर से उधमपुर गए ट्रेन के मुसाफिरों की लिस्ट मांगी थी? क्या आप बताएंगे कि ट्रेन की व्यवस्था करने के बाद आपने मुसाफिरों को जुटाने की क्या कोशिश की? क्या आप भूल गए हैं कि आप राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम मानते हैं कि रेलवे मंत्रालय पर बहुत बड़ा प्रेशर है पूरे देश से लोगों को अपने अपने घर पहुंचाना। महाराष्ट्र ने जितनी मांग की थी रेलवे ट्रेन की उतनी नहीं मिल पाई है। इस बारे में अगर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी की है तो उसमें कोई इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, लाखों मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार ने अपने गांव, अपने घर, अपने प्रदेश में पहुंचाया है, ये बड़ी बात है। जितनी ट्रेनें लगातार मांगी जा रही है, स्वयं रेल मंत्री उसमें ध्यान देते हैं और ट्रेनें मिलती है। कई बार रात को लेट लिस्ट आती है, तब भी ट्रेनें दी जाती है। इसलिए जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने
या शिवसेना के सांसदों ने किया है वो कोरी राजनीति है। प्रवासी मजदूरों पर यह संग्राम अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि उनकी परेशानियों में एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का मौका मिल रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार और लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आज से हवाई यात्रा 62 दिन के बाद शुरू हो गई है। अगर आप भी निकट भविष्य में हवाई यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है कि हवाई जहाज में कौन सी सीट कितनी सुरक्षित है कोरोना काल में। यह रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वापस बात कर रहे हैं मजदूरों की, जिन पर हंगामा है। तो क्वारंटीन सेंटर की सुविधाओं को लेकर भी कई जगह पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए आज तक ने आज आपके लिए क्वारंटीन सेंटर्स के हाल पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। जिन प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ठन गई, बस की राजनीति हुई और कहा गया कि हम सबसे ज्यादा हितैषी हैं मजदूरों के, और ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन असलियत क्या है? क्या वाकई इन लोगों को मजदूरों की चिंता है या फिर ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? हम यहाँ पर इस वक्त बाराबंकी के जहांगीराबाद स्कूल में हैं, जहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, और यहाँ पर उन मजदूरों को रखा गया जो बाहर प्रवासी मजदूर आए और उनको यहाँ पर क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया गया है। यहाँ के हालात बताते हैं कि इससे बदतर कोई हालात हो ही नहीं सकते। यहाँ पर करीब 2 दर्जन मजदूर हैं, तो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए और उनको ऐसे ही इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। न खाने के लिए कोई पूछता है, न पीने के लिए कोई पूछता है, न डॉक्टर आता है, न तो कोई जांच होती है। यहाँ तक कि 14 दिन जिनका क्वारंटाइन पूरा हो गया, उनको वापस जाना है नहीं जाना है ये भी बताने कोई नहीं आता। हम इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि आखिरकार इनको तकलीफ क्या है। ये बताइए, कहाँ से आए आप? गुजरात, यहाँ गांधीधाम से। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ 10 दिन हो गया। कोई आया पूछने? कोई नहीं आया। क्या क्या यहाँ पर सुविधा दी गई है? कुछ सुविधा नहीं मिला है हम लोग को। हमने फोन भी सूचना भी दिया था अपने ग्राम प्रधान के पास, लेकिन उन्होंने भी बोला कि सरकार के यहाँ से हमारे पास कोई सुविधा नहीं, इसलिए आपको कोई सुविधा नहीं देती। सरकार हर जिसको क्वारंटाइन करती है उसके लिए पैसा देती है, खर्चा देती है। कुछ खाना पीना कुछ आता है? कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। कोई सुविधा दी गई यहाँ पे? कोई सुविधा सर नहीं दी गई है। यहाँ पे इतनी गंदगी है स्कूल के अंदर कमरे में, और यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था कोई नहीं। हम लोग घर से खाना मंगवा के खाते हैं, रात में जैसे अंधेरे में खाते हैं सर, तो कीड़े उड़े फोन का टार्च बार के खाते हैं तो कीड़े उड़े खाने में पड़ते हैं। कितने दिन से हैं? जी हमको 3 दिन हुआ। कोई पूछने आया, कोई देखने आया? कोई नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? कोई प्रधान, डॉक्टर कोई भी नहीं आया। क्या सुविधा देते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पे रात में हम लोग सो जाते हैं, लेकिन दिन में इतना धूप गर्मी में पंखा बिजली कुछ भी नहीं है। क्यों, स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन था यहाँ पे, कनेक्शन काट दिया गया यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है सर। उसमें एक कनेक्शन था, उसमें हम लोग कहा भी, हम लोगों ने बोला भी कि मतलब उसका ताला खोल दीजिए, हम लोग उसी में रह जाएंगे, पर फिर भी उसका ताला नहीं खोला गया अभी तक, और उसके अंदर कनेक्शन भी था। तो जब से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ कनेक्शन भी काट दिया गया है। डॉक्टर कोई जांच करने के लिए आया? प्रधान गांव का कोई आता है? कोई नहीं आता सर। तो खाना वाना कैसे खाते हैं? खाना सर घर से अपने अपने मंगाते हैं, सब लोग खाते हैं। वो आशा वो सर आती है, गाँव से जानकारी करके चली जाती है। हाँ, उसके बाद यहाँ तक आती नहीं, घर से पता करती है, उसके बाद बोलती है कोई दिक्कत हो तो हमें फोन करना। तो फोन करने पे आती है? कभी नहीं आती सर, फोन हम लोग करते नहीं है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, खाना अपने घर से मंगाते खाते हैं। क्या यहाँ पर आप लोगों को रात में कोई सुरक्षा रहती? जानवर आते हैं क्या? यहाँ सर बहुत जानवर आते हैं। यहाँ सर ये जानवर, गाय भी आती है, भैंस भी आते हैं, लाइटिंग की सुविधा सर पूरा सब कुछ खराब है। हम लोग को बाहर खेत में जाना पड़ता है। उसके बावजूद हम लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया हम लोगों के पास। टॉयलेट और पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ सर? टॉयलेट की पानी कुछ नहीं है सर, टॉयलेट पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, यहाँ कोई सफाई नहीं है। केवल मतलब हम लोग को रख दिया गया है कि मतलब जाइए आप क्वारंटाइन सेंटर में रहिए, लेकिन यहाँ पे गंदगी के हिसाब जितना हम पहले स्वस्थ है उससे ज्यादा हम बीमार हम लोग यहाँ हो जाएंगे धीरे धीरे सर। तो हमको 10 दिन हो गया है। क्या लगता है कि जो मजदूरों पे राजनीति हुई, दो पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही थी कि हम बड़ा ध्यान रखते हैं, हम बड़ा ध्यान रखते हैं, उसकी असलियत क्या? अफवाह है ये सर, एक अफवाह है, ये सच में नहीं है। ये एक अफवाह बना के वायरल किया गया है। जब सर मिलता तो क्या हम यहाँ 15 दिन से हैं, 14 दिन से, क्या हमें आज तक कोई सूचना नहीं दी जा सकती थी? कोई सुविधा नहीं दी जा रही। कोई सुविधा नहीं। ये वो मजदूर हैं जो अपनी जुबानी बता रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ है। यहाँ खुले में इनको चिलचिलाती गर्मी के बीच बगैर बिजली के, बगैर पानी और खाने के रखा गया है। खाना अपने घर से मंगाए तो खाना खा सकते हैं, वरना भूखों मरने की नौबत आ जाए। लेटने के लिए बिस्तर नहीं है, यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और तो और डॉक्टर भी पूछने नहीं आता। ऐसे में सवाल ये उठता है
कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रहा है, जिसको लाखों रुपए मिलते हैं इस बात के कि इन लोगों की सुविधा दी जाए, इन लोगों का डॉक्टरी परीक्षण किया जाए। यानी या तो उस पैसे में घोटाला हो रहा है या फिर सरकार ने, प्रशासन ने मजदूरों की तरफ से पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं। लेकिन एक बात तय है कि इन प्रवासी मजदूरों के जरिए अगर कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो उसे रोकना सरकार के बूते की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की सुविधा और जिस तरह का ख्याल इनका रखा जा रहा है वो इतना खतरनाक है कि इनके साथ साथ दूसरों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, बाराबंकी, आज तक। और मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब डराने लगी है। देश की आर्थिक राजधानी में न सिर्फ लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसका दायरा भी फैलता जा रहा है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। ठाकरे कैबिनेट में कोरोना की घुसपैठ पहले ही हो चुकी थी। जितेंद्र आव्हाड के बाद अब महाराष्ट्र के एक और मंत्री अशोक चव्हाण भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। 24 घंटों में 87 पुलिस वाले पॉजिटिव हुए। इसके साथ ही मुंबई पुलिस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1758 तक पहुंच गई है। इनमें 183 पुलिस अधिकारी हैं। मुंबई में 24 घंटे में करीब 1800 नए मरीज आए हैं। कोरोना के मामले 30,000 तक पहुंच चुके हैं। मुंबई की जो हालत है उसे देखते हुए यह लग रहा है कि बहुत जल्दी मुंबई दुनिया की कोरोना कैपिटल न बन जाए। आज तक की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट ने मुंबई की हालत पर गहरा रिसर्च किया है। अभी रूस की राजधानी मॉस्को के बाद मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट शहर है। लेकिन जिस रफ्तार से मुंबई में कोरोना बढ़ रहा है, जल्दी ही यह मॉस्को को पीछे छोड़ सकता है। 1 मई को मुंबई में कोरोना के 7,625 मामले थे, जो आज 30,000 को पार कर गए, यानी कि 4 गुना से ज्यादा। मुंबई और मॉस्को दोनों बराबर आकार के शहर हैं। मुंबई में 16 मई को 884 नए केस आए थे, जबकि मॉस्को में 3,505। 22 मई को मुंबई में नए केस बढ़कर 1,751 हो गए, जबकि मॉस्को में घटकर 2,988। 16 मई को जहां मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 4.81% थी, वो 22 मई को बढ़कर 6.47% हो गई, जबकि मॉस्को में 16 मई को ग्रोथ रेट 2.52% थी, जो अब घटकर 1.89% हो गई है। और अगर न्यूयॉर्क से तुलना करें तो मुंबई में 1 मई को रोज सामने आने वाले नए मामले 751 थे, जबकि न्यूयॉर्क में नए मामले 1,871 हर दिन थे। 22 मई तक न्यूयॉर्क में नए मामले 202 के आंकड़े पर आ गए और मुंबई में नए मामलों की संख्या बढ़कर 1,751 तक पहुंच गई। इस सब के बावजूद आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको किसी न किसी काम से मुंबई जाने की जरूरत महसूस हो रही होगी, और खासतौर पर तब जब 2 महीने के बाद आज से देश में घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण काल में शुरू हुई उड़ानों में बहुत सी बातों का एहतियात रखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी हो गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एयरपोर्ट पर एंट्री मिल रही है। बैग्स का सैनिटाइजेशन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। पैसेंजर का निवेदन है कि आप 1 मीटर की दूरी बना के रखो। अगर गलती से टच हो रहा है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। 2 महीने बाद देश के हवाई अड्डे गुलजार हुए। मुसाफिरों की आवाजाही से हवाई अड्डों का सूनापन दूर हुआ। 62 दिनों के बाद विमानों के डैने फड़फड़ाए। रनवे पर थोड़ी ही देर में विमानों ने रफ्तार पकड़ी और आसमान नापने उड़ चले। बासठ दिनों के बाद दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की बोहनी सुबह सुबह पुणे की फ्लाइट से हुई। उसके बाद से देश भर के तमाम बड़े शहरों से विमानों के उड़ानों का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा कोरोना ग्रस्त मायानगरी मुंबई से भी उड़ानें शुरू हो गई। अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, पटना, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी और अमृतसर जैसे शहरों के एयरपोर्ट्स पर आज चहल पहल नजर आई। इन सभी जगहों पर विमानों की आवाजाही शुरू हो गई। भोपाल एयरपोर्ट के बाहर हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे आमतौर पर इस तरीके की तस्वीर नहीं दिखती है, लेकिन क्योंकि आज से जो सेवा शुरू की गई है
कुछ प्रोसीजर्स है जिनका पालन करना हवाई यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है। और इसलिए आप फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एयरपोर्ट के बाहर जो प्रवेश द्वार है वहां पे फिलहाल यात्रियों को कतार में खड़ा किया गया है। बारी बारी यात्री जो है जिनके सामान को पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस सैनिटाइजेशन की प्रोसेस के साथ ही जो यात्री हैं उनके लिए एक थर्मल स्क्रीनिंग की डेस्क एयरपोर्ट के एंट्री गेट पे ही लगाई गई है। एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेक इन के भी तरीके बदल गए हैं। आप दिखाना चाहते हैं हमको किस तरह से यहाँ पर जो सीआईएसएफ के जवान है वो चेक करते हैं। एक निश्चित दूरी से व्यक्ति अपना आई कार्ड दिखाता है और वहीं से यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं सीआईएसएफ के जवान आईडी को और मिलान कर लेते हैं। एक जो शील्ड लगाया गया है उस शील्ड के अंदर से ही ताकि ड्रॉपलेट का जो निकलता है वो किसी तरह से उसका फैलाव नहीं हो, तो देखा जा सकता है किस तरह से की व्यवस्था की गई है। और जो सीआईएफ के जवान आपको दिखेंगे वो भी फेस शील्ड लगाए हुए हैं, ग्लव्स लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। 2 महीनों से फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों को जैसे नई जिंदगी मिल गई। एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फ्लाइट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। पहले से काफ़ी बेटर था, सब कुछ वेल सैनिटाइज था। जो भी इंस्ट्रक्शंस थे पैसेंजर्स के लिए वो काफ़ी क्लियर थे एंड ऑल वर वेरी गुड। पहले से काफ़ी चेंज है, प्रिकॉशन के साथ लोग चल रहे हैं। अब पहले सैनिटाइजेशन में था नहीं, गैप था, अब लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं पहले से। 2 महीने बाद घरेलू उड़ानें शुरू हुई तो सफर का पूरा व्याकरण बदल गया। हर मुसाफिर के चेहरे पर मास्क और फेस शील्ड, मुसाफिरों के बीच 2 गज की दूरी, एयरपोर्ट पर एंट्री के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग। आज दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 125 उड़ानें रवाना हो रही हैं। 118 फ्लाइट्स की लैंडिंग का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली आने जाने वाली 82 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। त्रिपुरा और असम जाने वाली फ्लाइट्स भी रद्द हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में विमान सेवा कल से शुरू होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 28 मई से उड़ानें शुरू होंगी। उधर फ्लाइट में मिडिल सीट पर मुसाफिरों को बिठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने विदेश से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स में 6 जून के बाद से मिडिल सीट पर बुकिंग पर रोक लगा दी है। यानी 10 दिन बाद विदेश से आने वाली फ्लाइट्स में बीच की सीट अनिवार्य रूप से खाली छोड़नी होगी। दिल्ली से मौसमी सिंह, अहमदाबाद से गोपी घांगर और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ नोलन पिंटो, बेंगलुरु, आज तक। और आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपको भी हाल फिलहाल जरूरत है कि आप घरेलू उड़ान पकड़ें, विमान यात्रा करें, तो आप कैसे अपने फ्लाइट रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। हमने आज आपके लिए यह खास तफ्तीश की है। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में फंसे अपने यात्रियों को चीन वापस लेगा। यह एक बड़ी खबर है। चीन ने अपने नागरिकों को वापस लेने का फैसला किया है और उसके लिए 27 मई तक लोगों को आवेदन करना होगा। जो चीनी नागरिक भारत में हैं, लॉकडाउन की वजह से भारत में रह गए थे, अपने मुल्क वापस नहीं लौट पाए थे, उन्हें विशेष विमान से चीन वापस ले जाया जाएगा। वापस लौटने के इच्छुक लोग 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आज तक ने आज आपके फ्लाइट रिस्क को परखा है। हमने यह पता लगाया कि अगर आप फ्लाइट में जाते हैं तो किस सीट पर कितना रिस्क रहेगा और आपको कोरोना के संकट काल में फ्लाइट में जाना भी चाहिए या नहीं। दो महीने के लॉकडाउन के बाद घरेलू विमान सेवा बहाल हो गई है और भारत ने मास्क और अन्य सुरक्षा इंतजामों के साथ नई उड़ान भरना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारा कंफ्यूजन भी है और उससे भी बड़ी बात है कोरोना का वो जोखिम जो एक फ्लाइट में किसी को भी डरा सकता है। उड़ान के दौरान बीच की सीट भी फिलहाल भरी हुई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी सावधानी बरतने के बाद भी बहुत जोखिम है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर कोरोना काल में कोई हवाई यात्रा करता है तो वो कितने जोखिम में है। इन्फेक्शन का जोखिम तब और बढ़ जाता है जब एक संक्रमित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ बैठता होगा। कोरोना संकट आने से पहले 2 स्टडीज हो चुकी हैं जो ये बताती हैं कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति फ्लाइट में है तो दूसरे यात्री कितने जोखिम में होंगे। 2018 में हुई स्टडी बताती है कि दूरी बढ़ने से संक्रमण का खतरा कैसे कम होता है।
अगर कोई संक्रमित व्यक्ति फ्लाइट की 14C सीट पर है तो जो सीटें लाल रंग में दिखाई दे रही हैं, उन पर बैठे व्यक्ति को संक्रमण का 80% से लेकर 100% तक खतरा होगा। जो सीटें गुलाबी रंग में दिख रही हैं, उन पर 3% खतरा होगा, जबकि नारंगी रंग वाले लोगों को 5 से 20% खतरा होगा। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने यह पता लगाया था कि अगर संक्रमित व्यक्ति मास्क पहनने के बाद छींकता है तो भी सार्स जैसे वायरस किस तरह फैलते हैं। इससे यह पता चलता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में बैठे 10 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जो सबको संक्रमित कर सकते हैं। तो क्या कोरोना संक्रमण का यह जोखिम विंडो सीट, बीच की सीट या किनारे की सीट के साथ बदलता है? इस सवाल का जवाब हवा के बहाव में है। विमान के अंदर एयर फ्लो कैसा है, ये इस पर निर्भर करता है। हालांकि किनारे की सीट पर ज्यादा जोखिम है और विंडो सीट पर कम। इससे एक नई बहस शुरू हो गई है कि बीच की सीट को खाली रखने का कोई फायदा है या नहीं। तमाम स्टडीज कहती हैं कि बीच की सीट को खाली छोड़ने से यात्री को मनोवैज्ञानिक राहत मिल सकती है और बिजनेस क्लास की सीटें वायरस से बचाव में ज्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। सवाल यह है कि क्या विमान यात्रा करना सुरक्षित है? तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विमानों का वेंटिलेशन रेट तमाम ऑफिस बिल्डिंग से ज्यादा होता है, लेकिन यात्रा से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि क्या ये इतनी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। हॉकी के महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर नहीं रहे। ओलंपिक में हॉकी के 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली टीमों के सदस्य रहे बलबीर सिंह सीनियर ने 96 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। बलबीर सिंह सीनियर लंबे समय से बीमार थे और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। ओलंपिक के फाइनल में किसी एक खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बलबीर सिंह सीनियर के ही नाम पर है। 1952 में हेलसिंकी में हुए फाइनल में बलबीर सिंह ने भारत की 6-1 से हुई विजय में 5 गोल दागे थे। 1957 में बलबीर सिंह सीनियर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बलबीर सिंह 1975 में भारतीय टीम के मैनेजर थे और उस साल भारत ने अपना इकलौता हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। बलबीर सिंह की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि मैं उनके निधन से दुखी हूं। पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर अपने यादगार प्रदर्शनों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने देश को गर्व और सम्मान के कई मौके दिए। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए आज तक। तो खबरदार, मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।